हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेडर के बारे में। जैसे कि आपको हेडर क्या है इसके बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं। जब भी आप किसी ब्राउजर पे जाके रिक्वेस्ट सेंड करते हो यानी जो भी कुछ सर्च करते हो तो वो रिक्वेस्ट के रूप में सर्वर के पास जाता है। सर्वर के पास जाता है, फिर वो जो रिसोर्सेस आप मांग रहे हो ना वो सर्वर आपको प्रोवाइड करता है। ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मैंने बोला ना, इसी चीजों में आपका हेडर होता है। वहां पे होस्ट, एजेंट, ये सारे कुकी, ये बहुत सारे कंटेंट इनकोडिंग, कंटेंट लेंथ, ये सारे कंटेंट टाइप, ऐसे बहुत सारे हेडर होते हैं। उस हेडर के बारे में हमें पता रहेगा तब हम जाकर इस चीजों पे, इन सारे पैरामीटर पे बग हंटिंग कर सकते हैं, वहां पे पेन टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। सो आपको हेडर के बारे में मालूम चल गया वहां पे क्या करेंगे क्या नहीं। आगे बढ़ते हैं इसमें। हेडर में तीन चीजों का मैं यहाँ पे बताऊंगा: जनरल हेडर, रिक्वेस्ट हेडर एंड रेस्पॉन्स हेडर। जनरल हेडर, ये रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स दोनों का जनरल होता है। ठीक है। ओके, सो हम बात करने वाले हैं कनेक्शन हेडर। कनेक्शन हेडर क्या होता है? एचटीटीपी में कोई भी डेटा शेयर होता है ना, वहां पे पहले क्लाइंट टू सर्वर, यानी मैंने जो बात बताई ना आपको, जब भी आप किसी चीज को सर्च करते हो गूगल पे जाके, तो वहां पे आप एक क्लाइंट होते हो जो सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करते हो। ठीक है। और सर्वर टू क्लाइंट, और सर्वर जब आपको रेस्पॉन्स करता है तो यानी सर्वर टू क्लाइंट। जो जो डेटा शेयर होती है ना, वहां पे सर्वर टू क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट एक कनेक्शन बनता है। ठीक है। उस कनेक्शन में कनेक्शन हेडर काम क्या करता है कि कब ये चीजें ओपन रखना है और कब ये चीजें बंद करना है। जो कनेक्शन हेडर होता है ना वो टीएलएस के जरिए यहाँ पे चीजें निर्धारित करता है। कंटेंट इनकोडिंग, आगे क्या है हमारा कंटेंट इनकोडिंग। ये चीज क्या होता है? इसमें ये पता पता चलता है कि जो डेटा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहा है उसके अंदर कौन सी इनकोडिंग अप्लाई की जा सकती है। ये चीजें हमें कंटेंट इनकोडिंग हेडर बताता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जीजेड यूज होता है और डिफॉल्ट यूज होता है कंटेंट इनकोडिंग में। कंटेंट लेंथ के बारे में बात करते हैं। स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द मैसेज बॉडी। ये हमें बताता है कि एक बॉडी में कितनी बाइट का डेटा आपके पैकेट ले जा सकते हैं, एक बॉडी में कितनी बाइट का डेटा है जो आपका पैकेट ले जा सकता है। ये चीजें कंटेंट लेंथ बताता है हमें। ठीक है। कंटेंट टाइप में, कंटेंट टाइप से ही आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे किस टाइप का डेटा ट्रांसफर होता है। तो ये हमें ये बेसिकली ये बताता है न कि यहाँ पे किस टाइप का डेटा मूव हो रहा है हमारी बॉडी में। ठीक है। जैसे टेक्स्ट, एचटीएमएल, ये चीजें होती है ना हमारी बॉडी में, जो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स होता है उसकी बॉडी में जो डेटा होती है वो चीजें यहाँ पे बता रहा है। ट्रांसफर इन कोडिंग, ये क्या होता है? इसमें एक चीज आपको पता होगा या फिर नहीं भी होगा तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि आप लोग जानते हैं एचटीटीपीएस में इनकोडिंग अप्लाई करना बहुत ही आसान है। जो एचटीटीपीएस होता है ना वहाँ पे इनकोडिंग अप्लाई करना बहुत ही आसान है, लेकिन जब भी हमें एचटीटीपी में इनकोडिंग अप्लाई करना होता है तो वहाँ पे ट्रांसफर इनकोडिंग का यूज किया जाता है। ठीक है। जिसमें चंक टाइप का इनकोडिंग यूज किया जाता है, चंक टाइप का इनकोडिंग टेक्निक्स यूज किया जाता है। दूसरी है हमारी रिक्वेस्ट हेडर। रिक्वेस्ट हेडर क्या होता है? जब एक क्लाइंट किसी सर्वर से एक रिक्वेस्ट सेंड करता है यानी उसके रिसोर्सेज को मांगता है, ये चीज रिक्वेस्ट बोला जाता है। ठीक है। रिक्वेस्ट करना आपको मैं दो तीन बार ये चीजें बता चुका हूँ, रिक्वेस्ट। ओके, सो बात करते हैं इसमें। अगला, रिक्वेस्ट हेडर में क्या क्या आता है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या है? ये हेडर हमारे सर्वर को बताता है कि जो हमारा क्लाइंट है वो किस प्रकार का कंटेंट एक्सेप्ट कर सकता है। एग्जांपल, इमेज फाइल, पीडीएफ। इनकोडिंग के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। बेसिकली इसमें क्या होता है, कौन सी ऐसी इनकोडिंग है जो हमारा क्लाइंट एक्सेप्ट कर सकता है, जिसमें ये चीजें बताई जाती है एक्सेप्ट इनकोडिंग में। ठीक है। ऑथराइजेशन, नेक्स्ट है हमारा ऑथराइजेशन। क्या होता है? ये एक एचटीटीपी ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन हेडर है जिसके जरिए हम अपने क्रेडेंशियल्स को शेयर करते हैं ऑथराइजेशन हेडर के जरिए। क्योंकि क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हेडर है बिकॉज इसके जरिए बहुत सारे अटैक परफॉर्म किए जाते हैं। जब भी हम फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो हमें एक सेशन मिलता है और ये सेव होती है हमारे ब्राउजर की कुकी में। ब्राउजर में नहीं, ये सेव होती है हमारे ब्राउजर में। ठीक है। और ये सेशन आईडी कुकी से ही मिलती है। जो ये सेशन आईडी, हमें एक सेशन आईडी मिलता है, लॉगिन सेशन आईडी, वो कुकी से मिलता है। बट यहाँ पे जो कुकी सेव हो रहा है ये कब यूज होगी?
जब भी जब भी मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जहाँ पे बताने की जरूरत है कि मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ, जैसे प्रोफाइल कब चेक करेंगे, जब आप लॉगिन होंगे। तो वहाँ पे ये चीजें, सेशन आईडी वहाँ पे हमें ये चीजें बता देती है। तो वहाँ पे मेरे हर पैकेट के साथ मेरी एक कुकी जाती है। ठीक है, सो कुकी वो है जो आपको ऑथेंटिकेट करता है कि आपके सेशन को बनाए रखता है कि क्या आप वही यूजर हो जो आईडी पासवर्ड डाला था। ठीक है, ये चीज होता है कुकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं होस्ट। होस्ट क्या होता है, इसके बारे में सबको पता होगा। जब भी हम वेबसाइट पे जाते हैं ना, एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो हमें ये चीज होना चाहिए ना, वहाँ पे होस्ट क्या बताता है कि आप किसके पास ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो। सर्वर के पास जिसके पास होता है ना, वहां पे वो चीज, जैसे गूगल के पास सेंड करोगे ना तो www.google.com ऐसे दे देगा। ये जिस सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, ये डोमेन होता है उसका, ये डोमेन होता है। आप जिस सर्वर को एक्सेस कर रहे होते हैं ना, उसका ये डोमेन होता है। ठीक है। इफ मॉडिफाई सिंस, ये क्या होता है कि सर्वर ब्राउजर को रेस्पॉन्स करता है। इसके बारे में आप लोग अच्छे से समझेंगे इफ मॉडिफाई सिंस के बारे में। ठीक है, सर्वर ब्राउजर को रेस्पॉन्स करता है, तो रेस्पॉन्स के अंदर प्रोग्राम होता है जो ब्राउजर के पास पड़ा रहता है। जो भी रेस्पॉन्स के अंदर प्रोग्राम होता है ना, वो ब्राउजर के पास पड़ा रहता है। जो डेटा सर्वर क्लाइंट के पास रेस्पॉन्स के रूप में भेजता है। तो यदि सर्वर ने कुछ अपडेट कर दिया है, तो क्लाइंट के पास भी ये हो जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज यहाँ पे सर्वर ने कुछ भी, कोई भी चीजें अपडेट करता है ना, तो वो क्लाइंट के पास होना चाहिए, नहीं तो वो चीजें में वल्नरेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, ये चीज तो हमारा रूल होगा ना, वेबसाइट में अपडेट होना ही चाहिए। जो सर्वर ने अपडेट किया है, जो पैचेज अपडेट किए हैं, वो सारी चीजें। ओके, सो तो ये बेसिकली सर्वर से आए अपडेट को बताता है कि आप भी अपडेट कर लें। बट अगर यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं आया है, तो सर्वर 304 भेजेगा, जिसका मतलब कोई भी अपडेट नहीं आया है। सॉरी, मैं ये स्लाइड को चेंज करना, नेक्स्ट करना भूल गया था। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, इफ मॉडिफाई सिंस मैंने अभी कर दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं इफ नॉन मैच। इफ नॉन मैच को जानने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे जानना जरूरी है, ई टैग के बारे में। ई टैग क्या होता है, तो यहाँ पे मैं बता दूं, जब भी कोई रिसोर्स सर्वर सेंड करता है, उसके साथ एक आईडी भेजता है, यानी आइडेंटिटी टैग लगाकर भेजता है। वहां पे एक आइडेंटिटी भेजता है कि हाँ भाई, एक वैल्यू दे दिया मैंने, कि ई टैग दे दिया, यानी एक वैल्यू दे दिया, जिसे ई टैग कहते हैं। तो ई टैग यानी एक वैल्यू। ओके, समझ में आ गया। जब भी सर्वर रिसोर्सेज शेयर करता है, तो वहां पे एक ई टैग देता है, यानी आइडेंटिटी देता है, जिसे ई टैग बोलते हैं। इफ नन मैच, अगर मैं कोई भी ई टैग लिखता हूँ और उस रिसोर्सेज के बारे में पूछूंगा, तो वहां पे सर्वर से रिसोर्स मैच हो जाता है कि क्या ये अपडेट हुआ है या नहीं। ये चीजें हमारा इफ नन मैच करता है, जो वहाँ पे मैच वगैरह करता है, ये चीजें कि अपडेटेड वगैरह, ये अपडेट मैच करता है। ओरिजिन क्या होता है, अगर हम किसी भी डोमेन को कोई भी परमिशन देना चाहते हैं, तो वो किसी दूसरे डोमेन का डेटा, ताकि वो किसी दूसरे डोमेन का डेटा एक्सेस करे, तो हम रिक्वेस्ट में ओरिजिन के आगे उस डोमेन का नाम लिखते हैं। वहां पे ओरिजिन होता है। ओरिजिन बेसिकली जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वहां पे अगर आप वेबसाइट पे रहते हुए किसी और जैसे वेबसाइट होता है ना, कभी कभी facebook.com के रिसोर्सेस लेता है वहां पे, तो वहां पे ओरिजिन पे जो भी डेटा, आप किसी और वेबसाइट पे डेटा एक्सेस कर रहे हो ना, तो वहां पे ओरिजिन के पास लिखा रहता है कि हाँ, आपके पास ये भी डेटा मिल रहा है, इस वेबसाइट का भी डेटा आपको मिल रहा है, आप देख रहे हो। ठीक है, रेफरल हेडर क्या होता है, हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो हम उसे गूगल पे सर्च करते हैं, देन हमें यूआरएल मिलता है और हम वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। तो इससे रेफरल ये बताता है कि आप उस डोमेन के यूआरएल के जरिए वेबसाइट तक पहुंचे हो। यानी कि आप जब भी वेबसाइट सर्च करते हो ना, तो ये चीज हमें ये पता चलता है कि जब भी गूगल पे आप जाओगे, facebook.com लिखोगे, तो रिक्वेस्ट में यदि आप देखोगे ना, तो वहां पे रेफरल होगा, तो वहां पे रेफरल ये बताएगा कि किस अ, आप किस डोमेन के जरिए आप यहाँ पे आए हो, उस डोमेन का नेम लिखेगा वहां पे रेफरल में, जिससे google.com लिखेगा, और होस्ट का नाम facebook.com लिखेगा, क्योंकि आप फेसबुक पे हो, लेकिन किसके जरिए आए हो आप,
वहां पे जिसके जरिए आया वो वहां पे रेफरल हेडर के पास ये चीजें लिख देगा। ठीक है, बात करते हैं यूजर एजेंट। ये क्या होता है? ये हेडर सर्वर को ये बताता है कि जो क्लाइंट आपके सर्वर को एक्सेस कर रहा है उसके पास कौन से ब्राउजर है, वर्जन और ओएस नेम, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम, वर्जन बता देता है। ये यूजर एजेंट वहां पे बताता है कि यदि आप वहां पे एक्सेस किए हो ना उसके रिसोर्सेज को, किसी वेबसाइट के रिसोर्सेज को, तो वहां पे एक यूजर एजेंट हेडर होता है ना, वहां पे ये सारी चीजें मेंशन होती है। आप कौन से ब्राउजर यूज कर रहे हो, किस ब्राउजर कौन सा वर्जन का है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने नाम क्या है, विंडोज लिनक्स क्या यूज कर रहे हो, और वो कितने बिट बाइट का है, 64 बिट या 32 बिट, ये सारी डिटेल वहां पे शेयर होती है। रेस्पॉन्स हेडर बेसिकली रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के बारे में मैं उसी टाइम से समझा रहा हूँ, तो आपको रिस्पॉन्स मालूम नहीं होगा कि एक क्लाइंट जब रिक्वेस्ट सेंड करता है ना सर्वर के पास, तो सर्वर उसके बदले रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करता है। रेस्पॉन्स में वो जो रिसोर्सेस क्लाइंट मांगा रहता है ना, वो चीजें वो यहाँ पे रिसोर्सेस देता है। सो यहाँ पे बात करेंगे जो सारे रेस्पॉन्स हेडर होते हैं ना, इनके बारे में। चलिए देखते हैं एक्सेस कंट्रोल अलाउ, ये क्या होता है। एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन होगा। एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ना कि ओरिजिन हेडर में हम जिस डोमेन को रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, ओरिजिन हेडर में आप अगर किसी रिसोर्स को लेना चाहते हो ना, देखना चाहते हो ना, तो वहां पे ओरिजिन में लिख सकते हो किसी डोमेन का नाम जिसे एक्सेस करना चाहते हो। तो यहाँ पे जिस डोमेन को रिक्वेस्ट करते हैं एक्सेस, उसके डेटा को एक्सेस करने के लिए, रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, वो वेबसाइट को ये बताता है कि आप उस वेबसाइट के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो या नहीं। इसमें हमें CORS अटैक्स यानी कोर अटैक का भी, इससे हम CORS अटैक भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कैशे कंट्रोल। कैशे कंट्रोल क्या होता है? ये कैशे रिलेटेड, ये कैशे से रिलेटेड जो भी वर्क है उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, कैशे कंट्रोल क्या होता है? इस कैशे से रिलेटेड जो भी वर्क है ना, वो ये परफॉर्म करता है। जैसे वहां पे अगर लिख दिया नो कैशे ना, ये कोई भी कैशे सेव नहीं करेगा वहां पे। और यदि वहां पे मैक्सिमम एज या फिर और भी डिटेल दिए होंगे ना, तो वहां पे ये बताता है कि ये चीजें आपको इतने टाइम के लिए अवेलेबल रहेगी, वरना एक्सपायर हो जाएंगी। ये चीजें वहां पे हम बताता है कैशे कंट्रोल। ईटैग के बारे में हम समझ चुके हैं। ईटैग क्या होता है? ये आइडेंटिटी, जब भी सर्वर जब भी सर्वर हमें एक रेस्पॉन्स करता है, तो जो भी डेटा रिसोर्सेज शेयर करता है उसके साथ हमें ई टैग भी शेयर करता है, यानी एक वैल्यू देता है, उसे ई टैग बोलते हैं। एक्सपायर हेडर क्या होता है? ये हेडर हमें बताता है कि जो हमारे पास कैशे के रूप में कंटेंट पड़ा है उसे कब तक यूज करा जा सकता है, ये चीज बताता है एक्सपायर हेडर। लोकेशन, आगे क्या हम लोकेशन के बारे में देखते हैं। लोकेशन, जब भी हमें किसी और यूआरएल पे रिडायरेक्ट किया जाता है, तो हमें बताने के लिए कि आपको रिडायरेक्ट कहाँ किया जा रहा है, ये जानकारी लोकेशन हेडर के जरिए मिलती है। जब भी आपको रिडायरेक्ट किया जा रहा होगा ना, तो वहाँ पे लोकेशन हेडर के जरिए वहाँ पे दे दिया जाता है लोकेशन की आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट किया जा रहा है। फ्रैग्मा, फ्रैग्मा हेडर क्या होता है? ये बहुत पुराना हेडर है और ये बहुत कम ही मिलता है। ये HTTP 1.0 के साथ ही वर्क करता है। ठीक है, जो वर्जन है ना HTTP का 1.0 के साथ ही ये वर्क करता है। और आपको जहां भी ये दिखे ना, समझिए कि वहां पे वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, ये फ्रैग्मा हेडर होता है और ये बहुत ही पुराना होता है, और इसका ज्यादा यूज भी नहीं है, तो थोड़ा ही सही है इसके लिए। ओके, सो सेट कुकी के बारे में बात करते हैं। इसके जरिए कुकी की डेटा और वैल्यू सेव होती है हमारे ब्राउजर में, और ये रेस्पॉन्स में आती है। ठीक है, सेट कुकी क्या होता है? इसके जरिए कुकी की डेटा और वैल्यू सेव होती है। जो भी कुकी की डेटा होगी ना, वो सेट कुकी के जरिए ये सेव करता है वो चीजें। ओके, www ऑथेंटिकेट, ये हेडर क्या होता है? इसके जरिए पता चलता है कि सर्वर हमारा कौन सा ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है। ये चीजें हमें ऑथेंटिकेट के www ऑथेंटिकेट के बारे इसके जरिए पता चलता है हमें। एक्स फ्रेम ऑप्शन, ये क्या होता है? ये बताता है कि हमारे वेबसाइट से जो रेस्पॉन्स आया है वो हमें वो हमें कैसा दिखना चाहिए,
ये चीज एक फॉर्मेट में कैसे दिखना चाहिए, वो चीज एक्स फ्रेम ऑप्शन बताता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज छूट रहा है हमें, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और वो क्या है, हमें हमारा जो छूट रहा है सर्वर एड्रेस। सो सर्वर हेडर के बारे में हम देख लेते हैं। ये सर्वर हेडर क्या होता है, ये हेडर सर्वर से कुछ रेस्पॉन्स लेकर आता है जो सर्वर की होती है। सर्वर हेडर बेसिकली हमारा सर्वर का रेस्पॉन्स लेकर ही आता है। ये चीजें सर्वर हेडर का वर्क करता है। ठीक है, ये सारी वीडियो कंप्लीट हो गई। यदि आपको ये चीजें सारी चीजें नॉलेज अच्छी लगती है तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।